स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन कन्फर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे अपन जानेंगे कि कन्फर्मेशन क्या होता है, कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट करने वाली स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं, और साथ में इथेन के कन्फर्मर्स की स्टेबिलिटी के बारे में अपन यहाँ पे जानेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि कन्फर्मेशन क्या होता है। अगर अपन कन्फर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दो कार्बन जो होते हैं वो एक सिंगल बॉन्ड से, हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड से अटैच होते हैं, और उन्हीं कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। और जब भी वो रोटेशन शो करते हैं उसी को अपन कन्फर्मेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कन्फर्मर्स क्या होते हैं। तो वो फ्री रोटेशन जब शो करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आती है, क्योंकि अलग अलग एंगल पे अलग अलग स्ट्रेन होगा, अलग अलग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी। उसी को अपन कन्फर्मर्स बोलते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं। वो अभी वीडियो में अपन आगे जानेंगे। अब यहाँ पे अपन इथेन के कन्फर्मर्स की बात करते हैं। तो इथेन की अगर अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C2H6, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है, अगर अपन 3D स्ट्रक्चर बनाए तो ये तो हो गया दो कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे अपन जानते हैं हर एक कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन आएंगे, और हाइड्रोजन को कैसे अपन 3D में रिप्रेजेंट करें। तो जो सिंगल लाइन है ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो कार्बन है वो प्लेन में है। ये जो डॉट डॉट लाइन्स है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो कार्बन है वो इनसाइड द प्लेन है, मतलब प्लेन के अंदर। और यहाँ पे जो डार्क लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो प्लेन से बाहर आ रहा है, मतलब अपनी साइड है, ऑब्जर्वर की साइड वो हाइड्रोजन है। तो ये तो हो गई इथेन की स्ट्रक्चर। अब मैंने कहा था कि इथेन इथेन के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये यहीं पे फ्री रोटेशन होता है। अब इस रोटेशन के कारण क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी में चेंजेस आते हैं और इसकी थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं। तो अगर अपन को रोटेशन शो करना है तो अपन दो स्ट्रक्चर की मदद ले सकते हैं। पहला आता है सोहर्स प्रोजेक्शन, और सेकेंड आता है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। ये दोनों स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछी जाती है बहुत बार। तो सोहर्स प्रोजेक्शन अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, दो डॉट बनाते हैं अपन, और ये दोनों डॉट क्या है, कार्बन एटम है। इनको अपन एक सिंगल लाइन से जोड़ देते हैं, और ये हो गया अपना सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे तीन हाइड्रोजन अपन को रिप्रेजेंट करना है। एक हाइड्रोजन हो गया, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन ये रहा। और इस कार्बन पे भी तीन हाइड्रोजन है अपने पास, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। तो इसको तो अपन बोलते हैं सोहर्स प्रोजेक्शन। अब अपन न्यूमैन्स प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो इसका मेथड थोड़ा सा अलग है। इसमें अपन 3D स्ट्रक्चर और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। कैसे? सबसे पहले अपन एक कार्बन एटम बना लेते हैं। मान लीजिए कार्बन एटम है, और यहाँ पे अपन तीन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो अपन ने एक कार्बन की बात कर ली। अब अगर अपन दूसरे कार्बन की बात कर रहे हैं तो उसी कार्बन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो दूसरा जो कार्बन है वो इसके नीचे प्रेजेंट होगा, वो इसके अंदर, मतलब प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। और उसी से जो तीन हाइड्रोजन है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। मतलब क्या है, यहाँ पे अपन पीछे वाले कार्बन को शो नहीं करते, लेकिन उसके हाइड्रोजन्स को शो करके अपन बता सकते हैं कि वो पीछे प्रेजेंट है, और इसको अपन बोलते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। तो ये तो बात कर ली अपन ने इथेन के कन्फर्मर के बारे में कि कन्फर्मर क्या होते हैं, और साथ में सोहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के बारे में अपन ने बात कर ली है। अब अपन बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। यहाँ पे अब अपन स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो मैंने न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के तीन स्ट्रक्चर बना लिए हैं, और इस तीन स्ट्रक्चर में ही अपन समझ जाएंगे कि स्टेबिलिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे होती है कन्फर्मर्स की। तो यहाँ पे अगर अपन पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये तीन हाइड्रोजन है,
और उसके जो पीछे वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन हो रहे हैं वो भी ठीक इसके एकदम सेम प्लेन में है। इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। और इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एक्लिप्स्ड, जहाँ पे जो एंगल होता है वो 0 होता है। सेकंड स्ट्रक्चर है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड जहाँ पे जो एंगल होता है दोनों के बीच में वो 60 डिग्री का होता है, और इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं स्क्यू। और यहाँ पे जो एंगल होता है वो कुछ भी हो सकता है बिटवीन 0 एंड बिटवीन 60 डिग्री। तो एनीथिंग, तो इन दोनों के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है। अब अपन स्टेबिलिटी की कैसे बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों एक ही प्लेन में है। इसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इन पे प्रेजेंट, उन दोनों के बीच में स्ट्रेन आता है और रिपल्जन आता है। इसी चीज़ को अपन बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन, या फिर अपन, और जो इसके कारण जो एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं टॉर्सनल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें न्यूमेंस एक्लिप्स वाले स्ट्रक्चर में है, तो यहाँ पे जो रिपल्जन है वो मैक्सिमम है, क्योंकि दोनों जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिपल्जन शो करेंगे। तो अगर मैक्सिमम रिपल्जन शो करेंगे तो उनमें मैक्सिमम एनर्जी होगी, और जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो सबसे कम स्टेबल होता है। तो वहीं पे अगर अपन बात करते हैं एक्लिप्स स्ट्रक्चर की, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है। वैसे तो ये तीनों स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर अपन रिलेटिवली बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। वहीं पे अगर अपन स्टैगर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं हर एक हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री का एंगल है अपोजिट हाइड्रोजन में। वहीं पे अगर अपन एक ही कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन के बीच में एंगल की बात करते हैं, तो वो एंगल आ जाता है 120 डिग्री। तो स्टैगर्ड स्ट्रक्चर में सबसे कम टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, सबसे कम टॉर्सनल एनर्जी होती है, जिसको अपन बोलते हैं TORSIONAL, टॉर्सनल एनर्जी तो सबसे कम होती है। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। अब वहीं पे अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल है जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जैसे जैसे उसका एंगल 60 के पास जाएगा, मतलब 60 तक जाने की कोशिश करेगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के बीच में लाया करती है। अब अगर अपन एक प्रैक्टिस की बात करें, तो अपन इन स्ट्रक्चर्स को शो हॉर्स प्रोजेक्शन में कैसे बनाएंगे वो भी अपन ज़रा देख लेते हैं। तो अपन ने पहले क्या कहा था, तो डॉट बनाते हैं जो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बीच में लाइन कहते हैं जो सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पे अपन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब याद रखने की बात यह है कि एक्लिप्स स्ट्रक्चर में जहाँ पे अपन ने जाना था ये जो प्लेन है वो सेम होता है, इसलिए जिस एंगल में और जिस डायरेक्शन से अपन ने हाइड्रोजन को लगाया यहाँ पे, उसी डायरेक्शन पे अपन को यहाँ पर भी हाइड्रोजन को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल है वो तीनों का सेम आ रहा है। अब यहीं पे अगर अपन स्टैगर्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे वापस अपन हाइड्रोजन लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोजन है वो एकदम अपोजिट पोल पे है और थोड़ा डिफरेंट एंगल पे है 60 डिग्री। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे कि ये हाइड्रोजन सबसे ऊपर है तो यहाँ पे अपन इसको सबसे नीचे बना देते हैं, और बाकी हाइड्रोजन्स को इसके अपोजिट जैसे कि अपन जानते हैं। और यहाँ पर भी तो अपन देखें तो किसी भी नॉर्मल रैंडमली अपन हाइड्रोजन्स को यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन अपन हाइड्रोजन्स को एक्लिप्स और स्टैगर्ड की तरह नहीं लगा सकते। तो ये तो न्यूमेंस प्रोजेक्शन हो गया, ये सोहर्स प्रोजेक्शन में अपन ने कन्फर्मर्स को पढ़ लिया है। अब यहीं पे अगर अपन एनर्जी बैरियर की बात करें, एनर्जी बैरियर का मतलब है स्टैगर्ड और एक्लिप्स इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कितना आता है, तो वो एनर्जी गैप आ सकता है 1 से लेके 20 किलो जूल पर मोल तक। तो वो एनर्जी गैप आ सकता है 1 से लेके 20 किलो जूल पर मोल तक वो
एनर्जी गैप आ सकता है। तो ये अपन ने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर आपको इसकी स्टेबिलिटी समझ में आई हो कि कैसे स्टेबल होता है और कैसे अनस्टेबल होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।